आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चिल्लागांव में वाट में, जहां पर रक्षित जी है और ये गांव के बच्चों को इंग्लिश कैसे बोली जाए इस पर बच्चों को सिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरा बच्चों को ये चीज बताते हैं कि किस तरह से वो बच्चे इंग्लिश आसान तरीके से बोल सकते हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आप किस तरीके से बच्चों को इंग्लिश स्किल डेवलप करनी है, किस तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रांगनेस लानी है, उसमें किस तरह से ये बच्चों को सिखाते हैं। नमस्कार अक्षित जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपकी टीम का। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से शिक्षा लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को और बड़े को चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। वो ये समझ नहीं पाते कि मैं कैसे दूसरे के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। तो किस तरह से आसान तरीके से आप किस तरह से लोगों के हेजिटेशन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से आप बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, थोड़ा सा बताइए। ये सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को साइकोलॉजिकल तरीके से इंग्लिश बताई जाए कि अगर वो साइकोलॉजिकल तरीके से किसी भी चीज को समझेगा कि इजी टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं समझाया जाए। सबसे पहले बच्चे को सबसे पहले उसको सरल चीजें बताई जाए, तो सरल से कठिन की ओर उसको बताया जाता है। तो जितनी भी चीजें हमारे यहाँ करवाई जाती है वो बच्चे के साइकोलॉजिकल तरीके से कराई जाती है कि उसको उसी हिसाब से समझ में आए और वो उस लैंग्वेज को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो, हमें समझना चाहिए कि उस लैंग्वेज को सीखने के क्या फायदे होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज समझने के फायदे हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारी लाइफ में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्यों है। क्यों सब लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। क्यों हमारे लिए इंग्लिश जरूरी होती है? सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हम सभी को पता है, इंग्लिश पूरी दुनिया में यूज करी जाती है कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि सबसे बड़ी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यूज करी जाती है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, हमको हिंदी आती है तो ठीक है, और वो प्रदेश हिंदी का है तो वहां हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो प्रदेश हिंदी का नहीं है तो वहां पर जो एक मीडियम होगा हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का, वो इंग्लिश ही होगा। तो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम इंग्लिश को यूज करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को इंग्लिश आती है बोलनी, कि वो स्पीकिंग कर सकता है इंग्लिश में, तो वो अपनी बातों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा देगा और उसके जो थॉट्स होते हैं उनको वो लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी हमारे यहाँ की संस्था होती है, भले सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, सबकी जो एक लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। उनके जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी पत्र लिखे जाते हैं, वो सभी इंग्लिश में होते हैं। तो जिस पर्सन को इंग्लिश आएगी तो वो पर्सन इंग्लिश में उन बातों को समझ सकेगा, अपनी डेली लाइफ के जो उसके रूल्स है उनको समझ पाएगा, किस कायदे कानून में उसको रहना है वो भी वो समझ पाएगा। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा मैंडेटरी है क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा होती है, व्यवस्था की भाषा होती है इंग्लिश। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो जितने भी बिजनेस होते हैं तो उन सब में भले आय, जो हम किसी से सामान लेते हैं, आयात हो, निर्यात करना हो, जो उसके कर लगाए जाते हैं, जो टैक्सेस होती है, जो सरकार सब्सिडी देती है, जितने बिजनेसमैन होते हैं उनको सब्सिडीज मिलती है, कोई भी पॉलिसीज होती है बिजनेस से रिलेटेड, सबको लाया जाता है इंग्लिश में। तो अगर जिस पर्सन को इंग्लिश आएगी तो वो एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है क्योंकि उसको बहुत सारे जो पॉलिसीज वगैरह होती है उन सबका ज्ञान पहले से ही रहेगा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम। जो यहाँ का भारत का लॉ होता है, जो जुडिशरी सिस्टम होता है, जो कोर्ट की बहुत सारे जो सुनवाई करी जाती है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं, जो दलील प्रस्तुत होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो सभी ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। अगर कोई पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो वो उन सब टर्म्स को, उन सब डेफिनेशंस को अच्छे से समझ पाएगा, उनको यूज कर पाएगा और देख पाएगा कि कौन से लॉ हमारे हित में है, किस लॉ को हमें किसके अंदर काम करना चाहिए और कैसे कैसे रहना चाहिए।
नेक्स्ट इज रिलेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी विज्ञान की तकनीकी की जो नई नई चीजें आती है, जो टर्म्स होती है, डेफिनेशंस होती है, जो इंजीनियरिंग लाइन में, मेडिसिन लाइन में जो नई नई चीजें आती है, नई मेडिसिन कोई आती है, नई कोई भी बीमारी आती है, डिसीजेज होती है, उससे कैसे बचा जाए, तो वो सब चीजें जो उनकी टर्म्स होती है वो इंग्लिश में ही होती है। तो कोई पर्सन अगर इंग्लिश का वाइडली तरीके से यूज करता है तो उसको पता लग जाएगा कि क्या उस टर्म में बताया गया है, उसको कैसे यूज करना है और कैसे कैसे उसको समझना है। तो इंग्लिश आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। इन पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों हर कोई बोलता है कि इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और यहाँ तक कि बोलनी आनी चाहिए। अब हम समझेंगे कि इंग्लिश को बोला कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, वो सबसे पहले यही मोटिव लेकर आते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, पढ़नी भी आती है, लिख भी हम लेते हैं, लेकिन हम पे बोली नहीं जाती। अगर कोई सामने वाला पर्सन इंग्लिश में कुछ बात बोल देता है तो हम उसको समझ भी लेते हैं, लेकिन हम उसका जवाब इंग्लिश में नहीं दे पाते। कई बार हमें हेजिटेशन होती है, कई बार कुछ जो शब्द बोलने होते हैं, सेंटेंस बोलने होते हैं, वो गलत हो जाते हैं, हम बोलने कुछ जाते हैं और बोल कुछ देते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, कैसे जो बच्चे प्राइमरी लेवल पर ही अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं डेवलपिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि इंग्लिश की जो बोलने की स्किल्स होती है, दूसरे के सामने अपनी बातों को रखने की जो स्किल्स होती है, उन सबको हम कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आज का जो अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, स्टूडेंट है, 10th क्लास का है, कोई अगर हायर एजुकेशन में है, तो उन सब के लिए इंग्लिश की कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। जो नई नई रिसर्च वर्क होता है वो भी इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश को अगर हम पहले से ही लेकर चले कि हमें पहले से सुधारनी है, स्पीकिंग के ऊपर काम करना है, तो डेली अगर हम इन पॉइंट्स पर ध्यान दें तो उससे उसकी मदद से हम इंग्लिश के अपनी बेहतर कर सकते हैं, दूसरे के सामने इंग्लिश में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इमिटेशन का, यानी नकल करना। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, नकल करना। जैसे अगर कोई सेंटेंस हमने यूज करा है आज, तो उसको हम नकल कर सकते हैं। जैसे अगर एक टीचर ने क्लासरूम में बोला है स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर ओन पेन एंड पेंसिल, तो इस सेंटेंस का जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसको इमिटेट कर सकते हैं, इसकी नकल कर सकते हो, घर पे जाके इसको बोल सकते हैं सेंटेंस को कि यू शुड ब्रिंग योर ओन पेन एंड पेंसिल्स। तो जब ऐसे इमिटेट करेंगे हम सेंटेंसेस को, ऐसे इमिटेट करेंगे जो छोटे छोटे वर्ड्स है उनको, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होती चली जाएगी। जो एक हेजिटेशन होती है आज के टाइम में पर्सन के अंदर कि वो इंग्लिश को नहीं बोल पाता है, क्यों? तो इसलिए होती है क्योंकि हम पहले से ही धीरे धीरे नहीं करते इंग्लिश के ऊपर काम। हम सोचते हैं कि एक दिन ही हम बैठ के सारे रूल्स जो स्ट्रक्चर है वर्ब के उसको समझ लेंगे, जितने भी कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, पहले ये समझ लेते हैं, इनके रूल्स को समझ लेते हैं, मॉडल समझ लेते हैं, इसके बाद हम इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें हमारे पास अगर 10 वर्ड्स भी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए डेली अपनी लाइफ में, क्योंकि ये एक्टिव वोकेबुलरी होती है हमारी। एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। पैसिव वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम कम करते हैं, तो वो वर्ड्स हमारे माइंड में कम आते जाते हैं। लेकिन अगर हम जैसे जैसे वर्ड्स का डेली यूज करेंगे तो जो पैसिव वोकेबुलरी है वो भी हमारी एक्टिव वोकेबुलरी हो जाती है, और हमें धीरे धीरे उन वर्ड्स का भी दिमाग में आने लग जाता है कि हमें क्या क्या बोलना है, कैसे हमें बोलना है। नेक्स्ट इज, तो सबसे पहले हमें इमिटेशन करना चाहिए, और नेक्स्ट है पोएम रिसाइटेशन। पोएम रिसाइटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पोएम है तो उसको रिसाइट करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। जिस रिदम में पोएम लिखी जाती है उस रिदम में ही बोलना चाहिए। उस बोलने से ये फायदा होता है कि हमें सबसे पहले रिदम का पता चलता है कि हमें अपनी बात दूसरों के सामने कैसे बोलनी है। सेकंड, इससे हमें ये पता चलता है कि किस वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है, किस वर्ड के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज देना है, और उस वर्ड के ऊपर फिर हम ज्यादा एम्फेसाइज देना सीख जाते हैं। अब लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं कि अगर किसी से हम कोई बात बोलते हैं तो हिंदी में भी हमें एम्फेसाइज देना आता है, लेकिन हम उसका यूज इंग्लिश में नहीं कर पाते क्योंकि हम कई बार रिसाइटेशन नहीं करते। तो पोएम अगर हम रिसाइट करेंगे डेली तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बात बोलनी है और किस वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है, ज्यादा जोर देना है। नेक्स्ट, नरेटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब जब कोई बोलता है कि इंग्लिश बोलो तो हमारे पास कंटेंट नहीं होता कि हम इंग्लिश कैसे बोले, या हम बोले तो कहां से हम नए नए सेंटेंसेस को याद करें, कैसे बोले। तो हमें अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में डेली हो रहे हैं, जैसे आज मेरे स्कूल में ये काम हुआ, आज 2 नए बच्चों का स्कूल में एडमिशन हुआ और वो दोनों मेरे दोस्त थे। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं
जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर हम इनको नरेट करेंगे इंग्लिश में तो हम कहीं ना कहीं अपना काम करें लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। तो जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो हमारे सेंटेंस है उनको बोलेंगे इंग्लिश में, तो हमारी जो इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो डेवलप होती रहेगी। नेक्स्ट है ओरल लैंग्वेज गेम्स। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि अभी गेम खेलना है तो हर कोई बच्चा तैयार हो जाएगा कि आज टीचर ने बोला गेम खेलना है, हर कोई 100% अपनी अटेंशन देगा कि आज जो टीचर कुछ करवाएंगे तो वो गेम करवाएंगे। और अगर कोई गेम बोल दिया टीचर ने तो बच्चा हर कोई ध्यान देगा उसमें, 100% हर एक बच्चा देखेगा कि क्या हो रहा है क्लास में। तो जो लैंग्वेज के गेम्स होते हैं उससे भाषा को सीखा बहुत ही आसानी से जा सकता है। जैसे अगर एक होता है वर्ड चेन गेम, यानी एक ऐसा गेम है जिसमें चेनिंग करी जाती है शब्दों की। जैसे कुछ शब्द होते हैं तो उनको पलट पलट के बोला जाता है। जैसे एक मैंने वर्ड बोला एप्पल, तो एप्पल के लास्ट में आया है ई, तो ई से फिर मैंने बोल दिया ईयर, ईयर EAR। फिर आर से एक आया, आर से मैंने बोल दिया रेड। अब टी आया, टी से मैंने बोल दिया टेलीफोन। तो जो ये वर्ड की चेनिंग होती है तो ये प्राइमरी लेवल के अंदर बच्चों में वोकेबलरी डेवलपमेंट करती है, तो बच्चों को वोकेब समझ में आती है कि ये वर्ड्स हम डेली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो जो ये गेम्स होते हैं ये धीरे धीरे बच्चों में एक अटेंशन को तो डेवलप करते हैं और साथ ही बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता लैंग्वेज सीखने का, वो लैंग्वेज को बड़ी ही आसानी से हंसते खेलते सीख लेता है। उसके बाद रिडल्स भी यूज कर सकते हैं, टीचर है या घर में कोई बड़ा है जिसको इंग्लिश आती है तो वो रिडल्स का यूज कर सकता है कि रिडल्स से पहेलियां वहेलियां बता के बच्चों में इससे इंटरेस्ट होता है, वो धीरे धीरे उस लैंग्वेज के प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल सेंटेंसेस इन माइंड। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि इंग्लिश में कुछ बात कहो तो उसको पहले अपने माइंड के अंदर कंस्ट्रक्ट करने चाहिए छोटे सेंटेंस की मुझे बोलना क्या है। होता क्या है कि अगर हमें कोई बोले कि इंग्लिश में बोलना है तो हम ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं कि पानी को वाटर बोलना है, फिर ट्रांसलेट कर लिया, तो उससे कुछ कई बार सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो गलत आती है। लेकिन हमें माइंड के अंदर स्मॉल जो सेंटेंसेस होते हैं जो रिक्वेस्ट करनी है किसी से, जैसे मे आई कम इन मैम, तो ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं जो इन स्मॉल सेंटेंसेस को अपने माइंड में पहले करना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है। अगर हम माइंड में पहले ये सोच लेंगे स्मॉल सेंटेंसेस को तो हम अपनी बातों को रिप्रेजेंट करेंगे बड़े ही आसानी से। तो नेक्स्ट है वॉचिंग शॉर्ट इंग्लिश वीडियोस। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन होता है और अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है उसके अंदर डाटा है, इंटरनेट है, तो जो इंग्लिश की वीडियोस होती है, जैसे कोई छोटा भीम है, आपने लिख दिया छोटा भीम इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिखने से एक तो आपको उसमें मजा आ रहा है देखने में कि आप छोटा भीम देख रहे हो, दूसरा आपको जो उसमें लैंग्वेज यूज करेंगे वो बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज होती है क्योंकि वो बच्चों के लिए ही बनाई जाती है वो वीडियोस। तो अगर कोई बड़ा बच्चा है जो मतलब 10th क्लास में 11th क्लास में वो अपने इंग्लिश को सुधारना चाहता है तो इंग्लिश सुधारने के लिए वो इन वीडियोस को देख सकता है क्योंकि जो इसमें वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो बहुत ही सिंपल यूज करे जाते हैं। और इसके बावजूद जो इन शॉर्ट इंग्लिश वीडियोस को देखने में ज्यादा कुछ वो नहीं लगता क्योंकि बच्चे को पता है कि उसको बैठ के खाली मोबाइल देखना है और जो नीचे सबटाइटल्स होते हैं उनको भी वो पढ़ता चला जाता है और अपनी रिकॉग्निशन पावर में जोड़ता चला जाता है। तो जो शॉर्ट इंग्लिश वीडियोस है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं हमारी लिसनिंग स्किल को और जैसे हमारी लिसनिंग स्किल्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी स्पीकिंग स्किल्स होगी। नेक्स्ट, रीडिंग कॉमिक बुक्स विद सिंपल वर्ड्स। जो कॉमिक बुक्स होती है जो हिंदी में होती है जैसे चंपक है, अगर हम उनका इंग्लिश वर्जन ले कि हम इंग्लिश में उन बुक्स को पढ़े तो एक तो वो बुक्स बहुत ही सिंपल होती है क्योंकि उनके अंदर जो भी बात बताई जाती है वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, वर्ड्स होते हैं बहुत आसान होते हैं। उन बुक्स को पढ़ने से फ्लुएंसी डेवलप होती है, जो उसमें सेंटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से बात होती है, संवाद जिसको कहते हैं, तो अगर वो संवाद उसमें दिए हुए होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स का यूज किया जाता है। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, उनको आसानी से समझा जा सकता है। और जब इन वर्ड्स को पढ़ा जाता है, सेंटेंसेस को समझा जाता है तो इनको हम याद करके यूज भी कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो जो कॉमिक बुक्स होती है वो भी हेल्प करती है हमारी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने में। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग विद जूनियर्स। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़ी क्लासेस के या हायर एजुकेशन जो कॉलेज वगैरह में जा रहे होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कई बार उनको भी होता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते दूसरों के सामने।
मैं खुद खड़ा होकर इंग्लिश बोल लेता हूँ, अपने मन के अंदर सोच लेता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों के सामने खड़ा हूँ तो मैं उस वर्ड्स को नहीं बोल पाता जो मुझे बोलने होते हैं। गलत सेंटेंस निकलता है कई बार मुंह से। जैसे अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो जो वर्ब जो पहले लग रहा था वो पीछे लग जाता है। क्वेश्चन भी कई बार सही से नहीं पूछ पाता इंग्लिश में। तो अगर हम जूनियर के साथ में कम्युनिकेट करें, सबसे पहले अगर कोई ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कोई स्टूडेंट है, वो अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहा है जो फिफ्थ क्लास में सिक्स क्लास में, तो वो उनसे बात कर सकता है इंग्लिश में कि आप जैसे कोई इंग्लिश में उसे सेंटेंस बोला तो एक तो उसके हेजिटेशन दूर होगी उसके, कि उसको पता है कि जो उसका छोटा भाई बहन है उससे बात कर रहा हूं, तो हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो उसके अंदर कई घबराहट होती है वो उसकी दूर होती चली जाएगी। उसके अलावा अगर वो अपने छोटे भाई बहन से कुछ इंग्लिश में बात बोलता है और अगर वो बाई चांस कुछ गलत भी बोल देता है तो उसको बाद में रियलाइज हो जाएगा कि उसने कुछ सेंटेंस को गलत बोला है और उसको कुछ सही भी कर सकता है। तो जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं उनको ज्यादा पता भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन जो पर्सन बोल रहा होता है वो अपनी जो बातें होती है उनको करेक्ट करते करते एक जब उसके सामने उसके दोस्त भी आएंगे तो वो उन सेंटेंसेस को बोल लेगा। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपसे छोटे हैं आप उनसे अगर कम्युनिकेट करो, डेली अगर हम प्रैक्टिस करें कम्युनिकेशन की, डेली अगर हम अपने साथ में जो हमारे बड़े होते हैं जो छोटे होते हैं जो साथ के पर्सन होते हैं, भले ही गलत बोल रहे लेकिन गलत बोलते बोलते अगर हम 80 to 90% अपनी इंग्लिश को डेली सुधार सकते हैं कम्युनिकेशन से। लास्ट में आया था प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि शीशे के सामने अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। कोई भी लैंग्वेज होती है अगर वो प्राइमरी स्टेज में है, तो कोई भी अगर प्राइमरी स्टेज में अपनी लैंग्वेज लर्निंग में, तो वो पहले भाषा को सीखता है और सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप ये मत सोचो कि हम सीख रहे हैं लैंग्वेज को तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे तो 2-3 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने, तो लेकिन अगर कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसमें टाइम लगता ही है। तो हम मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे शीशा है, शीशे के सामने मैंने 10 बात बोल ली, तो अगर मैं शीशे के सामने 10 बात बोल रहा हूं तो कल को मैं अगर कोई रियल में पर्सन मेरे सामने खड़ा है तो मैं उससे हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस कर लिया कि मुझे बोलना क्या है। तो हेजिटेशन दूर होती है अगर हम मिरर के सामने बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो इससे हेजिटेशन दूर होती है और इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भले इंग्लिश की हो हिंदी की हो वो सुधारने में हमें मदद मिलती है। तो जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनको कैसे डेवलप करें, तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी पर्सन हो जिसको नहीं आती है इंग्लिश, वो अगर इन तरीकों का इस्तेमाल करे तो इनकी मदद से वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकता है। तो दोस्तों ये थे रक्षित जी जिन्होंने आपको ये बताया कि हाउ टू डेवलप योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि आप किस तरह से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं, अपना हेजिटेशन मिटा सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए जिन पॉइंट्स पे अगर आप चलते हैं अपने दैनिक जीवन में, इन पॉइंट्स को आप यूज करते हैं, तो आप किसी के सामने भी खड़े होकर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके और बहुत अच्छे से आप उससे इंग्लिश से बात कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में रक्षित जी आपको ये जरूर बताएंगे कि कौन से वो साधारण सेंटेंस है, कौन से वो सरल वाक्य है जिन्हें आप दैनिक जीवन में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर इंप्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज आज का इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।